Good morning, students. Today's topic is Debye model of specific heat. Specific heat को इससे पहले हम ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ की हेल्प से स्टडी कर चुके हैं, लेकिन ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ के आउटकम में कुछ डिस्क्रिपेंसीज आ गई थी। ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑल सॉलिड इज आइडेंटिकल एंड दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। उस और स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 3R निकल के आई थी, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी। ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ हाई टेम्परेचर के ऊपर एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ मैच कर रहा था, लेकिन लो टेम्परेचर के ऊपर ड्यूलोंग पेटिट लॉ का आउटकम एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ मैच नहीं कर रहा था। तो इसके बाद जब इस डिस्क्रिपेंसी को रिमूव किया गया आइंस्टीन के द्वारा, तो आइंस्टीन के आउटकम में भी कुछ डिस्क्रिपेंसी आ गई। यानी कि आइंस्टीन के आउटकम जो निकल के आए थे, जब आइंस्टीन ने उनको एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ मैच किया, तो आइंस्टीन का फैक्ट भी लो टेम्परेचर के ऊपर एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ मैच नहीं कर पाया था। यानी कि आइंस्टीन के आउटकम में भी कुछ डिस्क्रिपेंसीज आ गई थी। इसके बाद जो आइंस्टीन की डिस्क्रिपेंसीज थी उनको रिमूव किया गया 1912 के अंदर पीटर डीबाई नाम के साइंटिस्ट ने। और इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, इन्होंने एक वेरिएशन को स्टडी किया, और जो वेरिएशन था वो किस किस के बीच में था, टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स के बीच में था। और जो उन्होंने वेरिएशंस को एक्सप्लेन किया था वो वेरिएशन कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड था। मींस 1912 के अंदर पीटर डीबाई ने वेरिएशन को एक्सप्लेन किया, जो वेरिएशन किसके बीच में था, टेम्परेचर वर्सेस स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड के बीच में था। और वो वेरिएशन कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड था। तो वो अजम्पशंस क्या बन गई, डीबाई अप्रोक्सीमेशंस बन गई थी। और वो अजम्पशन क्या थी, सबसे पहले हमें उन्हीं को स्टडी करना होगा। इसके बाद हम डीबाई के आउटकम को निकालेंगे और फिर उसको मैचअप करेंगे एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ। तो स्टूडेंट्स, डीबाई ने जो आउटकम निकालने की कोशिश की, उन आउटकम्स में सबसे पहले जो फर्स्ट अजम्पशंस को यूज किया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या माना, जो सॉलिड है, हर एक सॉलिड कैसा बिहेव कर रहा है, वो आइसोट्रोपिक कॉन्टिन्यूम का बिहेव कर रहा है। यानी कि आइसोट्रोपिक का मीनिंग हम जानते हैं, आइसोट्रोपिक मीन्स आइडेंटिकल वैल्यू। और ये हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूम। यानी कि आइसोट्रोपिक कॉन्टिन्यूम का मीनिंग क्या हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी सॉलिड के अंदर, हर जगह पर सेम होंगी, वो क्या नहीं होंगी, चेंज नहीं होंगी। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट टू द ओरिएंटेशन ऑफ द सिस्टम, ये भी बोल सकते हैं हम। या हम ये समझाएं कि सॉलिड के अंदर कहीं पर भी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी, हर जगह पर फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होंगी। इसका मतलब ये है। तो उन्होंने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या मान ली, सॉलिड बिहेव्स लाइक एन आइसोट्रोपिक कॉन्टिन्यूम। सेकेंड जो प्रॉपर्टी उन्होंने मानी, अब इस सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं वो कैसा बिहेव करेंगे, एटम इन सॉलिड बिहेव लाइक एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर का मीनिंग आप जानते हैं, हर एटम अपने मेन पोजीशंस के ऊपर ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, या ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, या ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो हमारा एटम कैसा बिहेव करेगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो जो सेकेंड अजम्पशन मान के वो चले हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉलिड के अंदर सॉलिड के हर एक एटम बिहेव लाइक एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसके बाद जो ये थर्ड अजम्पशन है, इस थर्ड अजम्पशन के ऊपर आइंस्टीन गलती कर चुके थे, जिसकी वजह से आइंस्टीन की थ्योरी फेल हुई थी।
तो हमें इस थर्ड अजम्पशंस को ध्यान से समझना होगा। थर्ड अजम्पशंस के अंदर क्या मान के चले हैं डिवाइड, एटम इन ए क्रिस्टल और सॉलिड आर बिहेव्स लाइक एज ए कपल्ड ऑसिलेटर, यानी कि सॉलिड या क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स हैं वो क्या है, कपल्ड हैं, आपस में एक दूसरे के साथ वो कपल्ड हैं, यानी कि वो फ्री नहीं है, आजाद नहीं है। आइंस्टीन क्या मान चुके थे, एटम इन ए क्रिस्टल बिहेव्स लाइक एज ए इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर का मतलब वो क्या मान चुके, यानी कि एक ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो दूसरे ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट नहीं करेगी, यानी कि वो क्या नहीं है, कपल्ड नहीं है। तो तभी तो, यानी कि एक दूसरे के साथ बंधे होंगे तो एक एटम की फ्रीक्वेंसी दूसरे एटम की फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करेगी, यानी कि एक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी का अफेक्ट दूसरे पे आएगा, दूसरे की फ्रीक्वेंसी का अफेक्ट फर्स्ट पे आएगा। तो आइंस्टीन ये गलती कर चुके थे, जो क्या मान के चल पड़े, क्रिस्टल के अंदर या सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर हैं, यानी कि वो स्वतंत्र हैं, यानी कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। अब ये जो मान के चले, ये क्या कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर, देखिए मैं आपको ये समझा दूं। जैसे मेरे जो एटम्स हैं क्रिस्टल के अंदर या सॉलिड के अंदर, वो आपस में ऐसे बंधे हुए हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे बंधे हुए हैं, किसके साथ, किसी ऐसे स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, ऐसे आपस में एक दूसरे के साथ कपल्ड हैं वो, यानी कि दे बिहेव लाइक एज ए कपल्ड ऑसिलेटर, ऐसे आपस में ये एटम्स बंधे हुए हैं, ऐसे ये एटम ऐसे आपस में कपल्ड हैं। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग आने वाला है, और जो मीनिंग है उसको अगर हम समझ गए तो हम ये डिवाइन मॉडल को समझ जाएंगे। तो आइंस्टीन यहीं पर गलती कर चुका था, जो ये बाद में आइंस्टीन समझ चुका था कि मैंने यहाँ पर गलती की है, क्योंकि सॉलिड के अंदर हम जानते हैं स्टूडेंट्स, एटम आपस में वेरी क्लोज टुगेदर होते हैं, बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, इसकी वजह से एक एटम की फ्रीक्वेंसी का अफेक्ट दूसरे पे आता ही आता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो क्या होते हैं, कपल्ड होते हैं। इसके बाद आइंस्टीन ने एक और चीज क्या मानी थी, ये जो मैं फोर्थ अजम्पशन है वो क्या, उन्होंने एटम का जो ये वाइब्रेशनल मोशन है, मीन जो एटम वाइब्रेट कर रहा है, वो क्या लेके चले थे, सिंगल एटम का लेके चले थे। लेकिन डिबाय ने कहा था नहीं, मैं यहाँ पर अगर एटम्स क्या है, कपल्ड हैं, तो हमें क्या लेना, वाइब्रेशनल मोशन किसका लेना पड़ेगा, क्रिस्टल एज ए होल का लेना पड़ेगा, यानी कि क्रिस्टल के अंदर जितने भी एटम हैं उन एटम की वाइब्रेशन को हमें एक साथ कंसिडर करना पड़ेगा, रेदर देन द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ ए सिंगल एटम। डिबाय मॉडल की जो फिफ्थ अजम्पशन है उसकी पहले आप एनिमेटेड वीडियो देखें, फिर आपको थ्योरी की हेल्प से फिफ्थ अजम्पशन इजीली समझ में आ जाएगी। इस वीडियो में वाइब्रेशनल मोड तीनों डायरेक्शन में कैसे बनती हैं ये दिखाया गया है। इसके बाद मैं आपको थ्योरी की हेल्प से समझाऊंगा। अकॉर्डिंग टू डिबाय, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड आर लिमिटेड टू 3n, यानी कि तीनों ही डायरेक्शन में n वाइब्रेशनल मोड बनेंगे। चलिए अब इसको हम थ्योरी की हेल्प से समझते हैं। थ्योरी की जो सबसे इम्पोर्टेंट अप्रोक्सीमेशन है वो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन है, और फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन को स्टडी करने के लिए हमने इस अप्रोक्सीमेशन में से एक वर्ड को स्टडी किया, जो क्या है, वाइब्रेशनल मोड्स। वाइब्रेशनल मोड्स किसके अंदर बनते हैं स्टूडेंट, एक स्टैंडिंग वेव के अंदर जनरेट करते हैं, यानी कि हमारे सॉलिड के अंदर इलास्टिक वेव्स जनरेट होंगी, यानी स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होंगी। और स्टैंडिंग वेव्स कितने टाइप की बन सकती हैं, हॉरिजॉन्टल यानी कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर पार्टिकल टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं, और ट्रांसवर्स के अंदर अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं। अगर हमें
इस अप्रोक्सीमेशन को समझना है तो सबसे पहले देखिए हमने इसकी थर्ड अप्रोक्सीमेशन की तरफ देखा। और थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या कह रही है, जो ये सॉलिड या क्रिस्टल के एटम हैं वो फ्री नहीं हैं, वो क्या है, एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, यानी कि कपल्ड हैं। अब वो सारे के सारे एटम जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जब उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। यानी कि सारे के सारे अगर ऐसे वाइब्रेट किए तो ऐसे की ऐसे वेव जनरेट होगी, अगर वो ऐसे वाइब्रेट किए तो ऐसे ही वेव जनरेट होगी। यानी ऐसे और ऐसे जो वेव जनरेट हो रही है वो क्या करेगी, सुपर इम्पोज करेगी, और सुपर इम्पोज करने से क्या बनती है, एक स्टैंडिंग वेव बनती है। अब वो स्टैंडिंग वेव के अंदर कितने नंबर ऑफ मोड्स हैं, हमें उनको स्टडी करना है, कितने तरीके से वो स्टैंडिंग वेव बन सकती है, उस चीज को स्टडी करने के लिए देखिए हमने एक एग्जांपल लिया स्ट्रिंग का, और स्ट्रिंग के दोनों एंड यानी कि रस्सी ले लो आप, एक रस्सी को इधर से कोई आदमी पकड़ लेगा, एक इस एंड को इधर से पकड़ ले, या मैं ये कहूं स्ट्रिंग के इस रस्सी के इस एंड को यहां पर हम फिक्स कर दें और इस एंड के ऊपर फिक्स कर दें। ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं स्ट्रिंग का। इस स्ट्रिंग के मैंने इस एंड को यहां पर फिक्स कर दिया है और इस एंड को मैंने यहां पर फिक्स कर दिया है। यानी कि क्या कर दिया है, जो इस एंड के पार्टिकल्स हैं वो क्या नहीं करेंगे, वाइब्रेट्स नहीं करेंगे। तो ये वाला पार्टिकल किसका काम करेगा, यहां पर एक नोड का काम करेगा, और यानी कि ये वाला यहां पर जो पार्टिकल है इस स्ट्रिंग का वो भी वाइब्रेट नहीं करेगा, वो किसका काम करेगा, यानी वो भी किसका काम करेगा, नोड का काम करेगा। अब हमने इस स्ट्रिंग को मिडल पॉइंट में से क्या किया, पिक किया, और इसको हमने क्या किया, इसको यहां से स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने के बाद यानी कि ये जो मिडल वाला पार्टिकल है उसको मैंने यहां से डिस्प्लेस कर दिया और यहां तक डिस्प्लेस किया। इसके बाद मैंने इस पार्टिकल को यहां से रिलीज कर दिया, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। यानी कि मैंने इस पार्टिकल को यहां से मैक्सिमम डिस्प्लेस किया है। बाकी सारे के सारे पार्टिकल क्या इक्वल डिस्प्लेस होंगे, नहीं होंगे, उनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होगा। यानी कि रिलीज करते ही वो स्ट्रिंग क्या करेगी, ऐसे वाइब्रेट करेगी, नीचे ऐसे वाइब्रेट करेगी, यानी पार्टिकल उसके अप मूव करेंगे, फिर नीचे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे। तो मैंने सबसे पहला तरीका देखा, ऐसा करने से जो इसमें स्टैंडिंग वेव जनरेट हुई है, स्टैंडिंग का मतलब एक खड़ी हुई वेव, रुकी हुई वेव जो आगे नहीं चल रही है, यानी कि उसके अंदर एनर्जी, पार्टिकल की एनर्जी को, पार्टिकल अपनी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर रहे, यानी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला तरीका हमने क्या देखा, हम ये देख रहे हैं सबसे इजीएस्ट वे क्या है, यानी कि हमारे पास हमने पार्टिकल को यहां तक रिलीज किया ना, यानी यहां से ऐसे ऐसे, ये सबसे इजीएस्ट। इसके बाद पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, यानी कि यहां पर पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से जब हमने ये स्टडी किया तो ये कुछ इस टाइप की हमारे पास स्टैंडिंग वेव बनी, यानी कि इसमें बीच में कहीं पर भी नोड नहीं है। यहां पर जो नोड्स हैं वो कहां पर हैं, ओनली एंड पॉइंट के ऊपर है। तो ये हमारे पास एक सिंपल क्या बनी है, स्टैंडिंग वेव बनी है। और इस स्टैंडिंग वेव के अब हम क्या देखना चाहते हैं, इसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, क्या जितने भी स्टैंडिंग वेव्स बनेंगे, यानी कि जितने भी वेव्स बनेंगे, तरीके बनेंगे, जितने तरीकों से यहां पर वेव बनेंगी, क्या उनकी सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी या डिफरेंट होगी, क्योंकि आइंस्टाइन तो क्या मान चुके थे, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। यहां पर देखिए, तो अब हम क्या कह रहे हैं, ये जो एक वेव बनी है, इस वेव की तुम फ्रीक्वेंसी जानते हो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दैट इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी को मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है यहां पर, फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं लेंगे, किसकी लेंगे, वेलोसिटी ऑफ वेव लेंगे, यहां पर वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइडेड बाय वेवलेंथ लैम्डा।
अब देखिए यहां पर मैं इस वेलोसिटी की बात करूं, अगर इस स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ सपोज करो, एक यूनिट मास यानी कि एक यूनिट लेंथ में कितना मास है, इसमें m है, और इस टाइम के ऊपर इस स्ट्रिंग के ऊपर कितना टेंशन है, t टेंशन है। तो इस वेव की वेलोसिटी ऑन दैट स्ट्रिंग कितनी आती है हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी कि ये v कितनी आती है, दैट इज इक्वल टू t अपॉन m ये आएगी। तो यहां पर अगर मैं ये पुट कर दूं तो ये क्या बन गई, 1 अपॉन लैम्डा इंटू टी अपॉन m, ये बन गई। अब इस लैम्डा की बात करते हैं, लैम्डा क्या चीज है, आपने स्टडी किया होगा, दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, लैम्डा बाई 2 होता है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, दो नोड के बीच का डिस्टेंस वो कितना होता है स्ट्रिंग के केस में, लैम्डा बाई 2। ये हमें याद करना होगा, ये मैं बता चुका हूं स्ट्रिंग के केस में भी। इसका मतलब ये जो लैम्डा बाई 2 है ये एग्जैक्टली किसके बराबर है, ये इस स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर है। ये बात याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2 होगा, दो नोड के बीच का डिस्टेंस। तो यहां पर देखिए तो कंडीशन क्या आ गई, ये जो लैम्डा बाई 2 है ये किसके बराबर हो गया, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अगर l इसकी लेंथ है। तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू 2l आ गई। तो यहां से फ्रीक्वेंसी इस केस में जो हमारे पास पहला वे बना है, इस पहले वे को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल मोड भी बोल सकते हैं। तो यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, दैट कम्स आउट टू बी, यहां पर ये पुट करें तो 1 अपॉन 2l इंटू अंडरूट ऑफ t अपॉन m, इसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी। ये तो पहला केस है। अगर स्टूडेंट देखिए मैं अब क्या कह रहा हूं, अगर इसका बीच का पार्टिकल भी फिक्स हो गया, यानी कि एक इसके बीच में नोड बनता है, तो यहां पर देखिए इस केस में क्या कह रहा हूं मैं, यहां पर ये स्ट्रिंग है ऐसे, और इसमें ये बीच में क्या बन रहा है, एक तो यहां पर ये नोड है, एक ये नोड है, और बीच में ये भी नोड बन रहा है। तो इसमें ये तो फिक्स कर दिया मैंने स्ट्रिंग का एंड, ये वाला भी एंड फिक्स कर दिया, ये मेरे पास नोड बन गया, ये मेरे पास नोड बन चुका, ये मेरे पास नोड बन चुका, और बीच में इसके अंदर नोड बन रहा है, ये भी नोड बन रहा है। तो इस केस में कैसे स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी, इस केस में देखिए ऐसे और ऐसे, यही तो स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी, ऐसे जनरेट होगी। और इस केस में सिर्फ डिफरेंस इन दोनों में क्या आएगा, इस वेव की फ्रीक्वेंसी निकालोगे यही आएगी, लेकिन जो ये लैम्डा है इसकी वैल्यू क्या होगी, इस केस में हमने क्या कहा था, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, लैम्डा बाई 2। तो यहां पर तो ये दो नोड बन गए, इन दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, लैम्डा बाई 2। इस नोड से इस नोड के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, लैम्डा बाई 2। तो टोटल कितना लैम्डा, कितना डिस्टेंस हो गया, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 लैम्डा, यानी कि यहां पर ये 2 लैम्डा बाई 2 किसके बराबर हो गया, यहां पर ये हो गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, अगर ये देखते हैं हम, लैम्डा की वैल्यू यहां से आएगी 2l अपॉन 2, यही तो आएगी 2, इसको इधर लेगा, मैं काट नहीं रहा, यहाँ पे एक आपको चीज समझाना चाहता हूं। तो फ्रीक्वेंसी इस केस में कितनी बन गई, देखिए फ्रीक्वेंसी इस केस में मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये दो नोड का केस बना है, तो फ्रीक्वेंसी इस केस में कितनी बनी है, ये सेकंड दो, जहां पर दो मोड बने हैं, दो मोड बने हैं ये, तो कितनी फ्रीक्वेंसी बन गई यहां पर ये लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे यहां पर, तो ये 2l तो नीचे आएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन 2l अंडरूट t अपॉन m। ये फ्रीक्वेंसी यार, ये फ्रीक्वेंसी सेम है क्या, देखिए यहां पर
इस फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर 1 है, इस फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर 2 है। 1 मोड की फ्रीक्वेंसी ये है और 2 मोड की फ्रीक्वेंसी ये है। इसका मतलब 2 मोड की फ्रीक्वेंसी जो है ना F2, इसका क्या है, डबल है। एक कंडीशन ये देखी है हमने। इसका मतलब पहला हार्मोनिक्स फंडामेंटल मोड ये बन सकता है, दूसरा ये बनेगा, तरीका ये भी हो सकता है। तीसरा तरीका नंबर ऑफ मोड्स क्या हो सकता है, देखिए अगर इसके बीच में n मोड, n की बात बाद में करेंगे, अभी हमने बीच में एक नोड्स बना था, अब मैं कह रहा हूं बीच में 2 नोड्स बन गए, एक ये नोड्स बन गया, एक ये नोड्स बन गया। ये नोड स्ट्रिंग का, ये नोड स्ट्रिंग का तो फिक्स है। यहां पे ये इसको समझने के लिए देखें तो इसमें कितने बनेंगे तरीके, एक ऐसे बनेगा, ये बन गए, ये स्टैंडिंग वेव बन गई। लेकिन ओनली डिफरेंस क्या आएगा, यहां पर ये लैम्डा का, 2 नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, यहां पर लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, ये कितना हो गया 3 लैम्डा बाई 2, और 3 लैम्डा बाई 2 किसके इक्विवेलेंट हो गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से क्या आ गई 2L/3। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, इस केस में फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई F3 इज इक्वल टू, ओनली डिफरेंस क्या आएगा ये बता रहा हूं मैं, यहाँ पे 3 ऊपर चला गया, 3 ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना आ गया 2L √T/m, ये आ जाएगा। यही तो आता चलेगा हमारे पास। देखिए अब अगर आप डिफरेंस को समझना चाह रहे हैं तो यहां पर अगर मैं n मोड्स बन रहे हैं, n मोड ऑफ वाइब्रेशंस बन रहे हैं, तो देखिए यहां पर पहली में, फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, अप टू ऐसे चलते जाएंगे हमारे पास कितने F2। यहां पर देखिए ये मेरे पास 1 बना, इस केस में जब क्या थे, नोड्स 2 थे, इस केस में नोड्स 3 बन गए थे, एंड अगले में कितने लिए हमने, नोड्स 4 लिए। लेकिन ये मोड ऑफ वाइब्रेशंस कितनी बनी है, 3, 2 में 1, 3 में 2, 4 में 3, एंड सो ऑन सो फॉर बनती चलेंगे। तो ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस बनेंगे और उन सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हमने एक चीज को समझ लिया है, जो ये मोड ऑफ वाइब्रेशंस बनेंगे वो टोटल कितने बनेंगे, यहां पर ये कहना चाह रहा है डिवाइड टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स बनेंगे, उनकी वैल्यू फिक्स होगी और वो कितनी होगी 3n होगी। यानी कि मैं क्या करने वाला हूं, देखिए मैं जो आपको बात समझा दूं इसको शॉर्ट में, अब तो मैं क्या लिख दूंगा, टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस इज इक्वल टू 3n, मैं ये लिखने वाला हूं। अब क्या आप टोटल नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस को एकदम से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते कभी भी। तो स्टूडेंट्स देखिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले कम से कम मोड ऑफ वाइब्रेशंस देखना पड़ेगा, यानी कि एक यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर, यानी कि मैं एक रेंज को बढ़ाऊंगा, आप एकदम से मैक्सिमम कैसे देख सकते हैं, सबसे पहले हम कम से कम देखेंगे, यानी कि हम एक यूनिट फ्रीक्वेंसी लेंगे, यूनिट फ्रीक्वेंसी के अंदर कितने नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस बन रहे हैं, इसके बाद मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को थोड़ा बढ़ाऊंगा और फिर देख रहा हूं कितने मोड ऑफ जैसे आपने अगर थ्रेड को लिया हो, अगर वाइब्रेटिंग वाला एक्सपेरिमेंट अगर आपने देखा हो तो उसमें लूप्स की वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हमने एक यूनिट फ्रीक्वेंसी के अंदर, यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर सबसे पहले नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस को स्टडी किया, इसके बाद मैं थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूंगा, और थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो हमने क्या देखा, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी, पहले मैं यूनिट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, यूनिट फ्रीक्वेंसी यानी कि एक यूनिट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, उसकी मतलब यूनिट फ्रीक्वेंसी के अंदर कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस बन रहे हैं। इसके बाद मैं जैसे सपोज करो अगर मैं ये मोड ऑफ वाइब्रेशन जिनकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, अगर मैं यहां से बढ़ाऊं, इस 1 को न्यू कह रहा हूं मैं, यहां पे ध्यान रखना, अब मैं म्यू से कितना बढ़ा दूं, म्यू प्लस डी न्यू बढ़ा दूं,
ठीक है, इसका मतलब मैंने किस में चेक कर लिया, डी न्यू फ्रीक्वेंसी के अंदर कितने मोड ऑफ वाइब्रेशंस बन गए। अगर मैं कह दूं 1 के अंदर सपोज करो Z बने, अब इनकी वैल्यू बताऊंगा कितने बनेंगे, इसको डिनोट कर रहा हूं। इसके बाद इसके अंदर कितने बन जाएंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, म्यू फ्रीक्वेंसी के बन रहे हैं तो Z न्यू से कर दूंगा, यही तो बनेंगे इस फ्रीक्वेंसी के अंदर। अब मैं कह रहा हूं टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस कितने बनेंगे, टोटल निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेट कहां से करेंगे, 0 से लेकर एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक, उस फ्रीक्वेंसी के बाद मोड ऑफ वाइब्रेशन बनना बंद हो जाएंगे। तो उस फ्रीक्वेंसी को क्या नाम देते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिबाई फ्रीक्वेंसी, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से। यानी कि इस रेंज, इसमें जितने भी नंबर, इस फ्रीक्वेंसी के अंदर जितने मोड ऑफ वाइब्रेशंस बनेंगे, मैं उसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा इस रेंज के अंदर, और इनकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, दैट कम्स आउट टू बी 3, यानी कि दैट इज इक्वल टू टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशंस। नंबर ऑफ मोड्स, एकदम से मैं कहां पर नहीं जा सकता, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो मैं कम से चलूंगा, एक यूनिट पे चलूंगा, एक यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर मैं नंबर ऑफ मोड पर यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, म्यू है। ठीक है, ये मान के चले हैं हम, कितने हैं यहां पर, इनकी वैल्यू में Z मान के चला हूं, ये Z है, ये कोई नंबर है, अभी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। यानी कि हमारे पास मोड्स, इधर मोड और इनकी वैल्यू इधर। अब थोड़ी सी रेंज बढ़ाऊंगा, ये म्यू से एक यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज में, एक यूनिट की बात कर रहा हूं, एक यूनिट की। अब नंबर ऑफ मोड्स, अब पर यूनिट की बजाय मैं क्या कर दूंगा, नंबर ऑफ मोड्स इन डी न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर, डी न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये मैंने क्या कर दिया है, कितनी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू से लेकर म्यू टू म्यू प्लस डी न्यू, ये लिख सकता हूं। यानी इस सिर्फ डी न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर कितने हो जाएंगे, अगर यूनिट के अंदर इतने हैं तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, डी न्यू से कर दूंगा, यही तो हो जाएगा Z न्यू, और ये डी न्यू, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, हमें ये कैलकुलेट करना है। और स्टूडेंट इसकी वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर चुका हूं ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व के अंदर। वहां पर देखिए हमने ये नंबर ऑफ मोड्स को ही सारे अल्टरनेट्स लेकर कैलकुलेट किए थे। तो चलिए अब मैं इन अप्रोक्सीमेशंस को यहां से हटा देता हूं, और ऊपर अब हम क्या करेंगे, इन नंबर ऑफ मोड्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। देखिए अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, सॉलिड के अंदर जो हमारे पास स्टैंडिंग वेव बनेगी, उनको मैं क्या कह रहा हूं, इलास्टिक वेव। यानी कि जो मैंने सॉलिड्स के अंदर अपनी अप्रोक्सीमेशंस के अकॉर्डिंग क्या कह रहा हूं, जो ये एटम्स हैं वो कैसे हैं, कपल्ड हैं, तो इनके अंदर क्या बनेंगे, मोड्स बनेंगे, क्या बनेंगे, स्टैंडिंग वेव बनेंगे, और वो स्टैंडिंग वेव कैसे हैं, इलास्टिक वेव हैं। और कितनी टाइप की बन रही हैं, 2 टाइप की बन रही हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल बन रही हैं, दूसरी ट्रांसवर्स वेव बन रही हैं। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर क्या होगा, पार्टिकल वाइब्रेट करेगा ऐसे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, मतलब ऐसे ऐसे प्रोपोगेट करेगा, ऐसे ऐसे। ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या होगा, पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेगा, अगर सपोज करो वेव ऐसे एक्स एक्सिस के ऊपर जा रही है, तो पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहा है, एक ये तो वाई में और ये जेड में, वाई और जेड में परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। इसका मतलब ट्रांसवर्स के अंदर कितने मोड्स हैं, 2 मोड्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर कितना मोड है, सिर्फ एक मोड है। इसका मतलब हमारे पास क्या लिखना पड़े, नंबर ऑफ मोड्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू से डी न्यू के अंदर,
किस केस के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर, तो उनकी वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि नंबर ऑफ मोड्स इन केस ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसकी लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी दोनों की बराबर तो नहीं होगी, डिफरेंट होगी। इसकी वेलोसिटी कितनी मान के चल रहे हैं हम, वी एल मान के चल रहे हैं, और इसकी वेलोसिटी कितनी मान के चल रहे हैं, वी टी मान के चल रहे हैं। इसका मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल के अंदर नंबर ऑफ मोड्स बनेंगे उनका ट्रांसवर्स के केस में इसका कितना टाइम होगा, 2 टाइम होगा। यानी कि एक मोड ये है, एक मोड ये है, इसमें 2 मोड ऑफ वाइब्रेशंस हैं, इसके अंदर एक मोड ऑफ वाइब्रेशंस है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। अगर यहां पर देखिए एक्स में वेव प्रोपगेट कर रही है तो पार्टिकल वाई और जेड में प्रोपगेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर आपने स्टडी किया है तो इसका मतलब तो हमारे पास क्या बन गए, ये जो नंबर ऑफ मोड्स की वैल्यू आएगी इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, वो वैल्यू बनेगी, देखिए जेड न्यू डी न्यू की वैल्यू जो बनेगी वो हमारे पास बनने वाली है, मैं इसको कैलकुलेट कर चुका हूं और ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के केस में कैलकुलेट कर चुका हूं, 4πv, और यहां पर जो आएगा देखिए 1/vt। यहां पर अगर वेलोसिटी ट्रांसवर्स के केस में है तो t vt क्यूब प्लस 1/vl क्यूब इंटू म्यू स्क्वायर डी म्यू। इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर ये हमने एक रेंज के अंदर इतने बनेंगे नंबर ऑफ मोड्स, और टोटल निकालना है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा किस रेंज के अंदर, 0 से लेकर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी म्यू डी तक। ठीक है, इसको भी इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से लेकर म्यू डी तक, और हमारी जो अप्रोक्सीमेशन है वो क्या कहती है, टोटल नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस आर फिक्स्ड एंड दैट इज इक्वल टू 3n। ये मान के चले हैं, इसका मतलब ये जो मोड ऑफ वाइब्रेशंस है वो किसके बराबर है, 3n के बराबर। ये हमें पूरा आर्टिकल ड्राइव करना पड़ेगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ड्राइव नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने इसको ड्राइव कर रखा है किस केस के अंदर, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के अंदर, और एक फेज स्पेस का कंसेप्ट आता है। अगर आपको, मैंने फर्मी डार्क स्टैटिस्टिक के अंदर भी इसको कैलकुलेट कर रखा है, यानी कि कंप्लीट वॉल्यूम को हमने एक सिंगल एलिमेंट्री सेल्स की वॉल्यूम से डिवाइड किया था, और वहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स की वैल्यू निकाली थी इन मोमेंटम रेंज P से लेकर P प्लस DP रेंज के अंदर, और वो सेम वैल्यू निकल के आएगी। तो यहां पर ये क्या है, नंबर ऑफ मोड्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 0 टू मैक्सिमम, टोटल इंटीग्रेट कर दिया। तो अब यहां पर हम डिवाइड फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, डिवाइड फ्रीक्वेंसी को निकाल लेंगे यहां पर। तो जब डिवाइड फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे तो इसको हम क्या कर देंगे, यहां से इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर, यानी कि मैं इसको भी यहां से हटा दूंगा, इसको रख लूंगा। तो यहां से देखिए ये मेरे पास इंटीग्रेशन है, तो इसकी वैल्यू, ये तो कांस्टेंट है बाहर निकल के, अगर 4πv, v क्या चीज है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड है, और ये मेरे पास कांस्टेंट है 2 अपॉन ये वेलोसिटी ट्रांसवर्स की, प्लस ये 2 इसलिए आया है, मैं बार बार बोल रहा हूं, किसकी वजह से, सिर्फ अप एंड डाउन वाइब्रेशंस की वजह से। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या है, ये तो कांस्टेंट बाहर निकल के आ गया, म्यू स्क्वायर डी न्यू का म्यू क्यूब, और यहां पर म्यू क्यूब अपॉन 3, और इसकी लिमिट कितनी हो जाएंगी, 0 से म्यू डी, और ये किसके बराबर हो गया, 3n के बराबर हो गया। तो यहां से ये देखिए, अब हम क्या कर देंगे, यहां से इस चीज को स्टडी कर लेंगे। तो यहां से क्या बन गया, 4πv 2 अपॉन v t का क्यूब प्लस 1/v l का क्यूब
यहां से 1/3 को हम यहां पर ले लेते हैं और यहां पर ये क्या होगा, लिमिट पुट करेंगे तो VD का क्यूब और इज इक्वल टू 3n। एक स्टूडेंट में यहां से इस पूरे फैक्टर की वैल्यू निकाल लूं, यानी कि इस पूरे कांस्टेंट की 4 पाई, यहां पर लिख देता हूं मैं 4 पाई V इंटू 2/VT का क्यूब प्लस VL का क्यूब इक्वल टू कितना होगा ये देखिए, दैट कम्स आउट टू बी यहां से हमारे पास ये आ जाएगा। ये इसको इस 3 को मैं इधर ले आऊं 9 और VD का क्यूब इधर ले आऊं तो ये कितना आ गया 9n और म्यू डी का क्यूब, ये आ गया। ठीक है, यहां से एक वैल्यू तो मेरे पास ये आ जाएगी। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूं तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, डिवाइड फ्रीक्वेंसी जिसको मैं बोल रहा हूं म्यू डी। अगर पेपर में डिवाइड फ्रीक्वेंसी निकालनी आती है तो आपको सिर्फ यहां से ये निकालना है 3n, यानी कि 9n, ये 3 को इधर ले आऊं, इसको वैल्यू निकालनी है 9n अपॉन ये पूरा का पूरा फैक्टर आएगा 4 पाई V, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2/VT का क्यूब, ये वेलोसिटी है VT का क्यूब प्लस 1 और VL का क्यूब की पावर -1। ये डिवाइड फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास, क्योंकि नीचे जाएगा इसके, ये नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा, तो मैं इसको ऊपर ले गया पावर -1 के बना के। अब ये मेरे पास डिवाइड फ्रीक्वेंसी आ गई, तो अब हम क्या निकाल लेंगे, हमें निकालनी तो क्या है स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए हमें क्या निकालनी है टोटल एनर्जी। तो अब हम क्या मान के चलें, हम ये सारा कुछ डिवाइड कौन सी थ्योरी को मान के चल रहा है, प्लैंक हाइपोथेसिस को मान के चल रहा है। मैंने बोला था ना, हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो कि प्लैंक हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड थी, वहां पर ये वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो प्लैंक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एवरेज एनर्जी है वो किसकी, एवरेज एनर्जी ऑफ ईच हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की कितनी थी, उसको हमने निकाला। एवरेज एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो निकल के आई थी प्लैंक्स हाइपोथेसिस में, वो कितनी निकल के आई थी h न्यू e रेज टू पावर h न्यू अपॉन kT -1। ये मेरे पास एवरेज एनर्जी निकल के आई थी। तो एवरेज एनर्जी E जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एवरेज एनर्जी दैट इज इक्वल टू E टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर, और ये टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं 3n। तो ये टोटल एनर्जी को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले आऊंगा 3n इंटू E बार। अब 3n की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूं, ये पुट कर सकता हूं यहां पर, तो E की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि मैं यहां पर इस 3n की वैल्यू ये पुट कर सकता हूं। देखिए ये है, तो ये वैल्यू मैं पुट करूंगा तो क्या बन गया E बार, यहां से इंटीग्रेट 0 टू VD म्यू डी और 4 पाई V इंटू T2 अपॉन VT का क्यूब प्लस 1 ओवर VL का क्यूब, यहां से E बार और ये क्या है म्यू स्क्वायर, और ये तो मैंने 3n की वैल्यू पुट कर रहा हूं dn, और ये EH, ये 3n की वैल्यू तो पुट कर रहा हूं ये, तो यहां से E बार और डी न्यू ये वाला ये आ गया। अब E बार की वैल्यू यहां से ये उठाऊंगा, ये पुट कर दूंगा यहां पर, तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, टोटल एनर्जी ऑफ क्रिस्टल कितनी आ जाएगी, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितनी बनेगी, दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, यहां पर E बार की वैल्यू, ये वाली E बार की वैल्यू थी प्लैंक्स हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, यानी कि कितनी थी यहां पर h न्यू
एच न्यू अपॉन ई रेज टू पावर एच न्यू अपॉन के टी, ये वैल्यू उठाकर मैं यहां पर पुट कर दूंगा। तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन के 4 पाई वी इंटू 2 अपॉन वेलोसिटी वी टी का क्यूब प्लस 1 और वी एल का क्यूब, ये तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन के। 0 टू म्यू डी फ्रीक्वेंसी रेंज, म्यू ई की वैल्यू ये पुट करूंगा तो एच न्यू, एक म्यू ये म्यू क्यूब, तो यहाँ पे एच को भी बाहर निकाल लेते हैं यहां से एच, और यहां से ये ब्रैकेट स्टार्ट, एच को भी बाहर निकाल के तो म्यू क्यूब हो गया यहाँ पे, म्यू क्यूब अपॉन ये पूरा फैक्टर ई रेज टू पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 डी न्यू, ये हो गया। अब इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से देखिए, अब मैं इसकी थोड़ी सी इसको सिंप्लीफाई करना हूं, और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम एक अप्रोक्सीमेशन मान लेते हैं। एच न्यू अपॉन के टी को मैं क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं। सपोज एच न्यू अपॉन के टी इज इक्वल टू एक्स, तो यहां से म्यू की वैल्यू क्या निकल आएगी, म्यू इज इक्वल टू के टी अपॉन एच इंटू एक्स। और लिमिट जब मैं पुट करूंगा तो अगर देखें यहां पे x में निकालूंगा, अगर म्यू की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 0, यानी कि लिमिट पुट कर रहा हूं व्हेन म्यू इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0। अगर म्यू की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं, म्यू डी, तो x की वैल्यू क्या आएगी, h म्यू डी अपॉन के टी इक्वल टू x, ये आ गई। यानी कि x की म्यू की वैल्यू म्यू डी, तो x की वैल्यू ये आ गई, ये लिमिट हो जाएगी अब इस केस में। तो ये जो पुट करेंगे तो यहां से डी न्यू भी चाहिए, तो डी न्यू पुट करेंगे तो डी न्यू निकालोगे तो कितना आ गया, के टी अपॉन एच इंटू डी एक्स। अब देखिए यहां पर अब हम ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां पर देखिए इसमें पुट कर रहे हैं ई टोटल एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल, यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर है ना 4 पाई एच 2 अपॉन वी टी क्यूब, ये 1 प्लस वी एल क्यूब, इसकी वैल्यू 4 पाई वी, दिस की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूँ, ये पुट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पे एच बचेगा, ये बाकी तो 4 पाई वी और ये, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 पाई, इसकी जगह 9 ये पुट कर रहा हूं। देखिए यहां से ये वैल्यू बहुत ध्यान से पुट करना, 4 पाई वी, यहां पर ये एच और ये इंटीग्रेशन, ये तो सारा वैल्यू पुट हो गया। 0 टू लिमिट कितनी हो गई, एच न्यू डी ऊपर वाली लिमिट, ये थोड़ा सा नीचे लिखो यहां से 9 एन एच लिमिट 0 एच न्यू डी अपॉन के टी, ये बन गई लिमिट, ये लिमिट। यहां पर इसकी न्यू क्यूब, ये न्यू की वैल्यू के टी अपॉन एच, के टी अपॉन एच इंटू एक्स की पावर क्यूब, और यहां पर e की पावर नीचे, e की पावर इसको हमने x पुट कर दिया तो x माइनस 1, और डी न्यू की वैल्यू क्या आ गई, के टी अपॉन एच, के टी अपॉन एच इंटू डी एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये तो 4 टाइम हो गया, तो यहां बाहर निकाल लिया इसको, तो e की वैल्यू कितनी बन गई 9 एन एच और के टी अपॉन एच का क्यूब, और ये वीडी भी साथ में है, 9 एन करा था ना हमने वैल्यू पुट की थी, तो यहाँ पे नीचे वीडी क्यूब ये भी आएगा, नीचे वीडी क्यूब। देखिए हमने क्या पुट किया है यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 पाई, इस एच को मैं यहां से हटा देता हूं, सपोज करो एच को यहां रख लेता हूं, ठीक है। तो 4 पाई वी, इसकी वैल्यू को मैंने यहां पर कितना पुट किया 9 एन अपॉन वी डी क्यूब, 9 एन अपॉन वी डी क्यूब, और ये एच आ गया, ये इंटीग्रेशन, ये लिमिट, ये एक्स म्यू की वैल्यू यहां से ये, यहां पे डी न्यू की वैल्यू ये, एक्स की वैल्यू यहां पर ये पुट कर दिया तो ये आ गया। तो यहां पर के टी अपॉन एच, के टी यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, तो ये कितना हो गया 4, बाहर आ गया, ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन कितना बच गया 0 एच न्यू डी अपॉन के टी इंटू
एक्स क्यूब अपॉन ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये बन है मेरे पास। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम यहां से। देखिए, अगर यहां से मैं इसकी पावर 3 कर दूं तो यहां पे एक के टी अपॉन एच, देखिए क्योंकि के टी अपॉन एच तभी तो पावर 4 बनेगी, और एक एच से एक एच कैंसिल हो गया, और इस म्यू डी को अंदर ले सकता हूं अब। तो यहां पे ये क्या बन गया, 9n के टी, और ये क्या बन गया अंदर, के टी अपॉन एच म्यू डी का क्यूब, इंटीग्रेशन 0 एच म्यू डी अपॉन के टी लिमिट एक्स क्यूब ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन बन गया। अब हम इस चीज को सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए, अब यहां से हमें दो कंडीशंस लेनी पड़ेगी। अब पहली कंडीशंस मैं ले रहा हूं एट वेरी हाई टेम्परेचर, और इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक लिमिट और पुट कर लेता हूं, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए मैंने x को क्या पुट किया है, एच न्यू अपॉन के टी, ये पुट किया है, इसको मैं यहां लिख लेता हूं। और जब हमने किसकी डायमेंशंस को कैलकुलेट किया, यहां पर एच न्यू डी अपॉन के, इसकी डायमेंशंस को कैलकुलेट किया तो ये डायमेंशन टेम्परेचर की निकल के आई। तो हमने इसको पुट कर दिया थीटा ई के नाम से, यानी कि थीटा ई के नाम से पुट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, यानी कि थीटा डी डिबाई है, तो इसको थीटा डी के नाम से पुट कर देंगे। ये डिबाई टेम्परेचर कहा इसको हमने, यानी कि जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट की तो ये क्या वैल्यू बन के आई हमारे पास, टेम्परेचर की इसकी डायमेंशंस बन के आई। तो हमने इसको क्या बोल दिया, दैट इज कॉल्ड द डिबाई टेम्परेचर। तो यहां से अब ये देखिए, यहां से मैं अब क्या सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो ये एच न्यू डी अपॉन के क्या चीज बन गया, यहां से इसी में लिख लो। देखो के ऊपर है ना, के ऊपर है यहां पर, तो इसको रेसिप्रोकल ये बन जाएगा। तो यहां से इसका रेसिप्रोकल क्या बन गया, ये थीटा डी बाई टेम्परेचर, थीटा डी लिख सकता हूं यहां पर। और यहां पर ये देखिए ये क्या बन गया, टी नीचे, तो ये एच न्यू डी अपॉन के टी, के ये ऊपर क्या बन गया, थीटा डी। तो यानी इसको क्या लिख सकता हूं, थीटा डी अपॉन टी, ये लिख सकता हूं। ठीक है, अब पहला केस ले रहा हूं, एट ए वेरी लार्ज टेम्परेचर, एट टी मच ग्रेटर देन थीटा डी। अगर ये टी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, लार्ज है, तो इस कंडीशंस के ऊपर देखिए, यहां पर ये टी अगर ज्यादा है तो x की वैल्यू क्या आएगी, बहुत कम आएगी, मीन्स x टेंड टू वेरी स्मॉल। अगर x अब स्मॉल है तो यहां पर e की x की हम क्या लगा देंगे, एक्सपेंशन लगा देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। और स्मॉल x अगर स्मॉल है तो स्मॉल क्वांटिटी का अगर स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा आएगा, तो -1। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, और हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देंगे इस केस में, क्योंकि x स्मॉल है, स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा आएगा। तो हमने यहां पर इस फैक्टर की वैल्यू क्या निकल के आ गई, x निकल के आ गई। तो ये क्या बन गया इस केस में, e की वैल्यू क्या बन गई, देखें 9n के टी, और क्या बन गया, t अपॉन थीटा डी की पावर 3, और यहां से 0 थीटा डी अपॉन टी, इसकी वैल्यू क्या बन चुकी है, x। तो यहां पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन एक्स डी एक्स, और ये 1 से कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बच गया। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ गया, एक्स क्यूब बाई 3, और उसकी लिमिट पुट करोगे तो ये क्या बन गया, e इज इक्वल टू 9n के टी अपॉन थीटा डी का क्यूब। और जब इसका 1/3 इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स क्यूब बाई 3 1/3, और x इसकी लिमिट पुट करोगे तो थीटा डी अपॉन टी का क्यूब, ये आ जाएगा।
तो ये 3 से तो ये 3 कैंसिल हो गया, 3n के आ गया, और यहां से ये रेसिप्रोकल है, ये t बाई थीटा है, ये थीटा d बाई टी है, तो ये कट गया, दोनों की पावर क्यूब थी, तो यहां से इक्वलिटी कितना बच गया, 3n k इंटू टी, ये आ गया। और मैं एट ए हाई टेम्परेचर के ऊपर, ये पहले तो 3 कंडीशन ले रहा हूं, एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, तो यहां पर अगर स्पेसिफिक हीट निकालूं, स्पेसिफिक हीट, तो वो क्या होती है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, यही तो होती है। और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये कितना आ गया, 3nk, और यही तो आई थी एट ए हाई टेम्परेचर के ऊपर स्पेसिफिक हीट, दैट कम्स आउट टू बी nk की वैल्यू क्या हो जाती है, n यहाँ पर क्या है, एवोगैड्रो नंबर। तो हमारे पास कितनी वैल्यू निकल के आई है, 3R एट ए हाई टेम्परेचर के ऊपर। अब हम स्टडी करते हैं एट ए लो टेम्परेचर के ऊपर स्पेसिफिक हीट को। इसको यहां से मैं मिटा देता हूं। इफ t इज वेरी स्मॉल, अगर t स्मॉल है, t इज वेरी स्मॉल, t टेंड टू बी स्मॉल क्वांटिटी, तो यहां पर देखिए जो t अगर स्मॉल है, अगर t स्मॉल है, तो यहां पर ये x की वैल्यू क्या होगी, वेरी लार्ज होगी, e की पावर x की वैल्यू लार्ज होगी, यानी कि थीटा d अपॉन टी, अगर ये छोटा है t, तो थीटा d अपॉन टी क्या बनेगा, वेरी लार्ज, लार्ज। और मैं ये कह रहा हूं दैट टेंड टू इंफिनिटी, लार्ज का मतलब इंफिनिटी को टेंड कर गया। तो इस केस में यानी कि t स्मॉल तो थीटा d बाई टी, टी से यहां से डिवाइड करोगे t को, तो ये कितना हो गया, लार्ज हो गया। यहां पर तो ये स्मॉल होगा, तो इसको हम लार्ज इंफिनिटी नहीं कर सकते, तो ये e की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए e कम्स आउट टू बी 9nk t, और यहां पर क्या है, ये t अपॉन थीटा d का क्यूब, और यहां पर अब ये लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से ये कितना हो गया, इंफिनिटी, और ये कितना हो गया, एक्स क्यूब ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब ये कंटूर इंटीग्रेशन की हेल्प से हमने इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन लिख दिया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट कम्स आउट टू बी स्टूडेंट पाई की पावर 4 अपॉन 15। इसकी वैल्यू, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बनती है पाई की पावर 4 अपॉन 15। ये कंटूर इंटीग्रेशन होता है। तो यहां से जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितनी निकल के आएगी, देखिए ये अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी हमें अब कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर स्पेसिफिक हीट कितनी निकल के आई, दैट कम्स आउट टू बी 9nk और यहां से इस t को भी हटा देता हूं मैं, सपोज करो ये t की पावर 4 अलग अलग कर दिया, t की पावर 4 और ये थीटा d की पावर क्यूब, और यहां से कितना आ गया, पाई की पावर 4, इसकी वैल्यू पाई की पावर 4 अपॉन 15। अब यहां से इसको मैं 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो ये 3/5 को मैंने यहां लिख दिया। तो मेरे पास स्पेसिफिक हीट ये बन गई। इस पाई 4 की पावर 4 को भी E की वैल्यू कितनी बन गई, यहां पर देखिए 3nk इंटू पाई की पावर 4 अपॉन 5 थीटा डी की पावर 3। अब ये तो मेरे पास कांस्टेंट टर्म है और t की पावर 4। अब मैंने यहां से स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कैलकुलेट की अगेन, जो यहां निकाली थी, दैट कम्स आउट टू बी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये कितने निकल के आए, जब इसको करोगे तो ये 4 आगे आ जाएगा और t की पावर 3, तो 4 आगे आ गया, तो 12/5 nk पाई की पावर 4 और थीटा डिवाइड टेम्परेचर है ये की पावर 3 इंटू टी क्यूब, और ये सारा का सारा कांस्टेंट है। इसको हमने क्या डाल दिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो स्पेसिफिक हीट जो हमारे पास निकल के आई CV, स्पेसिफिक हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहां पर क्या बनी, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो स्पेसिफिक हीट क्या बन गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब बना।
और एक्सपेरिमेंटल कर्व भी तो यही कहता है, स्पेसिफिक हीट कम्स आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब एट ए लो टेम्परेचर। इसका मतलब हमारे पास जो डिबाई ने हाई टेम्परेचर के ऊपर कैलकुलेट की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ, अब उन्होंने इसको क्या किया, हाई टेम्परेचर के ऊपर मैच किया और लो टेम्परेचर के ऊपर मैच किया। तो ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्गली एग्री किए, मीन्स एक वेरिएशन जो था टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में और स्पेसिफिक हीट के रेस्पेक्ट में, जब इन्होंने इन दोनों को मैचअप किया तो यहां पर ये जो आ रही थी वैल्यू, वो वैल्यू ये कुछ ऐसे आ रही थी। लेकिन जो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग आ रही थी, जो वैल्यू आई थी आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग, वो वैल्यू कुछ ऐसी आई थी। मीन्स आइंस्टाइन की वैल्यू ये आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग थी, ये डिबाई के अकॉर्डिंग थी। और डिबाई के हाई टेम्परेचर के ऊपर दोनों की दोनों ये 3 आती है यहाँ तक, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल कर्व हाई टेम्परेचर के ऊपर मैच कर रहा है। और लो टेम्परेचर के ऊपर ये जो स्पेसिफिक हीट आती है, ये कितना आती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब आती है। तो ये डिबाई ने हाई टेम्परेचर के ऊपर एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ अपने आउटकम को मैच किया, लो टेम्परेचर के ऊपर एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ अपने आउटकम को मैच किया। तो डिबाई का जो आउटकम था वो एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ स्ट्रांगली क्या हुआ, मैच हुआ। तो डिबाई ने सक्सेसफुली स्पेसिफिक हीट के वेरिएशन को एक्सप्लेन कर दिया टेम्परेचर के साथ। और ये सेम रिजल्ट अगर मैं बात करूं तो सेम रिजल्ट हमारा स्टीफन्स ने निकाला था फॉर डेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के अंदर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं स्टीफन्स ने भी ऑलमोस्ट क्या निकाला था, सेम रिजल्ट निकाला था। और वो कितना आया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वहां पर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया था, टी की पावर 4 आया था। डायरेक्ट ई यहां पर स्पेसिफिक हीट निकालोगे तो सेम आएगा, यानी कि सेम रिजल्ट कैलकुलेटेड बाय द स्टीफन्स फॉर डेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। यानी कि हम ये कह सकते हैं यहां पर फोनोन के केस में और फोटोन के केस में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व के अंदर क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में फोटोन है और यहां पर क्या है, फोनोन है। क्योंकि जब ये देखिए जब कोई चीज स्प्रिंग ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है ना, तो वो क्या करती है, फोनोन रिलीज करती है। यानी कि फोनोन और फोटोन के ऊपर सेम स्टैटिस्टिक क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। तो डिबाई ने स्पेसिफिक हीट का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया और इस लॉ को मान लिया गया। हाँ, और इस लॉ को एक और नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड द डिबाई टी क्यूब लॉ। ये एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।